गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसका 6वां लेक्चर। मतलब हो सकता है कि आज के वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बुक्स में 6.8 हार्डनेस पूछा है। हार्डनेस क्या होती है? हमने तो नाम सुना रहता भैया, बहुत लोग सुनते हैं अभी भी कि क्या हार्ड है यार ये चीज, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हार्डनेस क्या है क्या नहीं है, इसके टर्म्स समझेंगे और साथ में उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है। रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। हार्डनेस ये चीज होती भैया कि डिफॉर्म होने के लिए, डिफॉर्म समझते हो ना, किसी के ऊपर फोर्स लगने से उसकी शेप और साइज चेंज होना चाहिए। सही है, डिफॉर्म कहते हैं उसको। जैसे रबर के ऊपर फोर्स लगाओ, उसकी शेप और साइज चेंज होती है। वो शेप और साइज चेंज करने में अपोज करता है, रजिस्ट करता है टू द बेंडिंग होने में। ऐसे देखो, जूम, ऐसे बेंड, बेंड मतलब वही होगा ना डिफॉर्म। बेंड नहीं होने देता, क्रैशेस नहीं आने देते। उसके ऊपर किसी ने ऐसे, जैसे कि इस मार्कर के ऊपर अगर ब्लेड लेके ऐसे ऐसे कर दूं तो क्रैशिंग आ जाती है। या कट करने में अपोज करे, रजिस्ट करे, ऐसे चीज को हार्डनेस कहा जाता है। मतलब जो चीज को अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, तो बेंडिंग होना नहीं चाहिए, इसके ऊपर क्रैशेस नहीं आना चाहिए फोर्स लगाने के बाद, या वो कट करने में बहुत दिक्कत जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम बहुत हार्डनेस है ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा है भैया? तो सबसे पहले है डायमंड। कौन सा है? डायमंड। लेकिन जितने मेटल्स है ना वो हार्डनेस नहीं होते। जैसे एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम की तार पता है ना, जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एल्यूमिनियम की तार होती है। इसके ऊपर देखो फोर्स लगाओ, जूम, इजीली बेंड होते। इसके ऊपर कोई ऐसा ऐसा करो कुछ तो क्रैशेस आ जाएंगे। बात समझ में? कट करो, अरे ऐसा ऐसे करो, कट करने की क्या जरूरत है, ऐसा ऐसे भी किया उसको, है ना, ऐसे भी कर दिया तो टूट जाएगी। तो क्या सही में मेटल जितने एल्यूमिनियम जैसे चीजें हैं, क्या वो हार्डनेस है? बिल्कुल नहीं, वो सॉफ्टनेस में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब डिफाइन जो बनी है, द टर्म हार्डनेस इज ऑल्सो रेफर टू द, क्या स्टिफनेस बोल सकते हो उसको, और एक वर्ड है टिफनेस, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, मतलब बेंड होने में अपोज करे, है ना, ग्रेटर हार्डनेस होना चाहिए, सॉरी क्रैचिंग नहीं होना चाहिए, कटिंग होना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को हम लोग हार्डनेस बोलेंगे। सिंपल वर्ड में हार्डनेस मतलब क्या? डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या है? डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह बता रहा हूं किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो चीज बेंड नहीं होना चाहिए, ऐसे बेंड होना नहीं चाहिए, क्रैशेस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और कट नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट जाए, ऐसे चीज को हम हार्डनेस कहेंगे। जिसका हार्डनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एग्जांपल डायमंड मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, कोई चीज इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं। हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम इज स्ट्रेंथ एंड टफनेस। मतलब आप लोगों की इस हार्डनेस मटेरियल जो है ये डिफरेंट कैसे फॉर्म समझ में आएंगे, इसके स्ट्रेंथ और टफनेस। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? सिंपल सी चीज है कि स्ट्रेंथ मतलब हायर फोर्स रिक्वायर फॉर डिफॉर्मेशन। मतलब किसी का शेप और साइज चेंज करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगे। कैसे? बहुत। जैसे रबर के ऊपर लगाओ, फोर्स ज्यादा लगाने की जरूरत है कि नहीं? थोड़ा लगाओ तो यू खींचते हम लोग इसको, स्ट्रेच कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये चीजें ऐसी है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से वो डिफॉर्मेशन होती है, उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, हायर द फोर्स रिक्वायर फॉर डिफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्गर इज मटेरियल, द मटेरियल हैज मोर स्ट्रेंथ, इसकी मोर स्ट्रेंथ होती है। मतलब ये बता रहा हूं, स्टील जैसी चीजों पे बहुत फोर्स लगाने से वो नहीं, क्या उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। बराबर है। जैसे मॉड्यूलस में हम लोग वायर लगाते थे भैया ऐसे, और इस वायर को खींचना है तो बहुत फोर्स लगेगा, मोर फोर्स इज रिक्वायर टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। समझे? तो स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ है, स्टील के ऊपर बहुत ज्यादा
हाई स्ट्रेंथ मतलब हाई रिक्वायर्ड फोर्स है उसका शेप और साइज चेंज करने में। लेकिन प्लास्टिशियन क्लाई इज नॉट स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट गेट इजीली डिफॉर्म वन द स्मॉल फोर्स। मतलब प्लास्टिशियन क्लाई, जैसे क्लाई पता है ना आपको, इसके ऊपर छोटा भी फोर्स अप्लाई किया तो वो स्मॉल फोर्स से भी इसका डिफॉर्म हो सकता है, उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। तो स्टील ये इसका स्ट्रेंथ का एग्जांपल दे सकते हैं आप। उसके बाद में टफनेस क्या है? टफनेस बोलते हैं ना, क्या टफनेस है? इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द फ्रैक्चरिंग। फ्रैक्चर मतलब क्या है सर? फ्रैक्चर मतलब टूटना, ब्रेक होना। मतलब ये ऐसी मटेरियल है, एक एबिलिटी है, ये फ्रैक्चर होने में, टूटने में, क्या टूटने में, तोड़ने के लिए, उसके लिए व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, मतलब इसके लिए आपको एबिलिटी ऐसी उसमें कि वो फ्रैक्चर नहीं होने देता है, टूटने नहीं देता है, उसको टफनेस कहते हैं, है ना। कोई चीज अगर जल्दी से टूटने आप बोलते हो उसको क्या टफनेस है यार, टूटती नहीं जल्दी से। जैसे कि कल हम लोगों ने ग्राफ देखा था, याद है? ऐसे देखो ये चीज है ना, ये इलास्टिक लिमिट होगा बराबर है, बाद में यहाँ पे परमानेंट सेट, बाद में ऐसे करके यहां टूटे। मतलब इसका जो प्लास्टिक फ्लो है, देखो यहां पे टूटी थी, है ना। प्लास्टिक जो फ्लो है ये बहुत ज्यादा होता है ना, और कुछ चीजें ब्रिटिल सब्सटेंस मैंने बोला था यहीं टूट जाती है जल्दी से, याद है? तो ये जल्दी से टूटती नहीं, इसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत लंबा चौड़ा है, दूर है, दूर। तो इसी को हम लोग टफनेस कहेंगे। एबिलिटी है भैया इस मटेरियल की टू रजिस्ट द फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर होने में, टूटने में वो जल्दी टूटने नहीं देता, अपोज करता है टूटने में। जैसे कि प्लास्टिशियन का ये नहीं कि जल्दी टूटते नहीं भैया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। तीनों चीजें, हार्डनेस क्या है कि ये बेंडिंग होने में अपोज करता है, बेंड होने में, कटिंग करने में भी अपोज करता है, जल्दी कट नहीं होता, स्क्रैच नहीं होता, ऐसा डायमंड है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मतलब किसी चीज को खींचने में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड लगती है, डिफॉर्म होने के लिए ज्यादा फोर्स लगती है, ठीक है? स्टील का एग्जांपल है। टफनेस क्या है? एबिलिटी है भैया मटेरियल में जो रजिस्ट करती है फ्रैक्चर होने में। जैसे प्लास्टिशियन जो क्लाई है, ये टफनेस का एग्जांपल है भैया। इसको है ना टूटने में, ब्रेक होने में, फ्रैक्चर होने में ये अपोज करता है भैया। एक सिंगल मटेरियल में भी हार्ड द स्ट्रॉन्ग एंड टफनेस होता है। एग्जांपल देखो, बुलेट प्रूफ ग्लास पता है ना, जो गाड़ी की ग्लास बुलेट प्रूफ होती है, वो हार्ड है, मतलब टूटती है क्या, बेंडिंग होती है क्या, नहीं, कट होती है क्या, जल्दी से नहीं होती है, ठीक है? और टफ भी होती है। टफनेस मतलब क्या है कि उसको, उसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो बहुत तगड़ा होता है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं है, समझे? ड्रिल मशीन जुर्र करके जो है वॉल में हम लोग होल करते हैं, खिला खिला पता है ना, नेल को ऐसे ठोकने के लिए, तो ठोकने के बजाय आजकल ड्रिल मशीन आ गई होल गिराने के लिए। तो ड्रिल मशीन मस्ट भी हार्ड, हार्ड होती है, वो बेंड नहीं, तो इसका जो खिला होता है ना वो अंदर जाना, बेंड नहीं होता, कट नहीं होता, स्क्रैच नहीं होता वो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग भी है इसलिए अंदर जा रहा है। टफ भी है भैया। टफ क्यों है? क्योंकि इसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है? तो ये ड्रिल मशीन का एग्जांपल दे सकते। वर्क करना है तो आप लोगों को ड्रिल मशीन का जो भी खिला, जो सामने वाला जो रहता है, वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए। अनविल आर वेरी टफ एंड स्ट्रांग बट दे आर नॉट हार्ड। मतलब भैया जो लोहार पता है ना, ब्लैक स्मिथ कहते हैं हम लोग, उसका एक नहीं क्या नीचे पार्ट्स रहता है, ठीक है? बीच में कोई चीज रखते हैं, ऊपर हथौड़े से ऐसे ठोकते हैं, जुम जुम जुम, पता है? तो वो टफ होता है, स्ट्रांग होता है, बट नॉट हार्ड। हार्ड क्यों नहीं भैया? क्योंकि ये बेंड होता है, क्रैच भी हो सकता, कट भी हो सकता, कट भी कर सकते हैं हम लोग इस चीज से। हाँ, हथौड़े से किसी चीज को ऐसे बहुत मारोगे ना तो वो चीज अलग हो सकती है। तो ये थे हार्डनेस और हार्डनेस के कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है। हार्डनेस किसको कहते हैं? जो बेंड नहीं होता है, कट नहीं होता जल्दी, क्रैचिंग नहीं होती है। डायमंड का एग्जांपल दे सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या है? फोर्स लगाने के बाद उसको बहुत रिक्वायरमेंट फोर्स की है उसको डिफॉर्म करने में, ठीक है? टफनेस क्या है? उसका फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर समझते हो ना, वो जल्द नहीं होता है। बस ये तीन चीजें याद रखनी है। हम लोग अभी फ्रिक्शन की तरफ आगे बढ़ने वाले, बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर में, तो इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते भाई। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं 9.8 फ्रिक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में फ्रिक्शन कैसे बनाना है। लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन एक क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, क्या भैया? फ्रिक्शन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट फ्रिक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
मतलब हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ये लाइफ के रिलेटेड चीजें होती है। हाँ, आप और मैं, हमारे जीवन में सब कुछ फ्रिक्शन है, लेकिन देखते नहीं ना यार। देखने का नजरिया हम लोग फिजिक्स के वे से अगर देखोगे ना, तो हर चीज इजी लगेगी आपको, समझे। अब देखो क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग चल रहे हो तो फ्रिक्शन क्या चीज है? फ्रिक्शन चीजें जैसे कि ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखो, आप ब्लॉक को आगे खींचो, जो ये इसको कहेंगे हम लोग अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। आपने अप्लाई किया तो ये जो ये रेस्ट पे है, तो ये क्या करेगा, ये इसके मतलब ये सरफेस और ये ब्लॉक का सरफेस, ऐसे दो सरफेस है यहां पे, तो रिलेटिव मोशन है और इसके कारण जो फ्रिक्शन तैयार होता है इसको कहते हैं, ये फ्रिक्शन है रिलेटिव मोशन के कारण। मतलब मैं किसी चीज को रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ऐसा बोलूंगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये चीज आगे जा रही है, हमारा रास्ता पीछे जा रहा है, पीछे मतलब रेस्ट पे ही है, लेकिन इन दोनों के सरफेस के कांटेक्ट के कारण, दो सरफेस के कांटेक्ट के कारण जो फोर्स मिलती है उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स है ये? फ्रिक्शनल फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज आगे जा रही है, ये चीज पीछे जा रही है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इन दोनों के बीच के कांटेक्ट के कारण। मतलब कांटेक्ट का फोर्स है भैया। अगर कांटेक्ट ना हो, अब बोलेंगे सर ये देखो कांटेक्ट नहीं, एयर का कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन हो रहा है। मतलब वैक्यूम में हो सकता है कि सर फ्रिक्शन ना हो, इस चीज चल रही है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, वहां पे कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं चल रहा हूं तो भैया मेरा पैर का और ग्राउंड सरफेस का फ्रिक्शन है, इसलिए मैं चल पा रहा हूं। नहीं तो मुझे कोई लोग नहीं यहां से ऐसे ढकल दे, जूम, फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मुंबई दिल्ली ऐसे हम लोग जाते थे, है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब भैया फ्रिक्शन है इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं, नहीं तो बस हम तो बिल्कुल एक ने किसी ने ढकेल दिया तो जा रहे घूमते रहे, क्योंकि न्यूटन लॉ भैया, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे आप लोग, जुम 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 घूमते रहेंगे, समझे ना। तो भैया फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आप लोगों को जैसे कि एक रूम है आपके पास, स्टाइल है, फर्श पता है ना, उसके ऊपर नहीं क्या डिटर्जेंट पाउडर का क्या करना है, पानी में डालना है, मिला दो और फर्श पे डाल दो। देखो इसको ऐसे ढकल के देखो, एक आदमी जाके वाल पे टक्कर मारेगा, सही है भैया। तो ये जो चीजें है, तो फ्रिक्शन जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो फ्रिक्शन है उसकी डिफाइन एक प्रॉपरली बनाई गई है, तो प्रॉपर्टी विच रजिस्ट क्या करती है? रजिस्ट मतलब अपोज करती है किसको? रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस कांटेक्ट। जो कांटेक्ट आ रहा है जैसे कि मेरा हाथ और ये बोर्ड, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है भैया, तो मैं आगे फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन इसके अपोज में लगता है, रजिस्ट करता है, अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन। मेरा हाथ कहां जा रहा है? आगे 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 आगे, फ्रिक्शन लगेगा, पीछे 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 पीछे। बात को समझो, इसी को भैया फ्रिक्शन कहते हैं। यही फ्रिक्शनल फोर्स है आपका। कोई टेंशन है? फ्रिक्शन समझ में आ रहा है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। लेकिन कहां तैयार होता है भैया? ये दो सरफेस। कौन से दो सरफेस? कांटेक्ट जहां है, जहां कांटेक्ट है, देखो ये मेरा हाथ और ये बोर्ड, इस पे कांटेक्ट है, वहां पे वो तैयार होता है। इसी को हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत काम में आता है और कहीं कहीं फ्रिक्शन हमारा लॉस भी करता है। कैसे बताता हूं। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहे भैया, तो हमारी गाड़ी का गड्डी का पेट्रोल होता है, पेट्रोल वो ज्यादा लगेगा। क्यों भैया? मुझे अपोज ज्यादा हो रहा है। और स्मूथ रास्ता रहा तो देखो हमारी गड्डी चलेंगे आराम से, क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से कोई चीज चल रही है तो चलने देती है, आराम से चलने देती है, बराबर है। तो उसमें क्या होता है? लॉसेस भी होता है, एनर्जी का लॉस भी होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है पेट्रोल डीजल। बात को समझो। कभी कभी स्मूथ चाहिए तो हम लोग पॉलिश करते हुए उस सरफेस को स्मूथ करते हैं, रफ नहीं रखते। रफनेस से हमारा फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है। जितना रोड रफनेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ज्यादा फ्रिक्शन उतना हमारा एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, समझे। इसलिए रोड को स्मूथ, बहुत ऐसे गड्ढे खड्डे खड्डे नहीं बनाते, थोड़ा स्मूथ भी रखना। थोड़ा रफ भी सरफेस होता है, ऐसा नहीं। जैसे कि रोड के टायर, रोड पे जो टायर चलते हैं कैसे होते हैं? रफ। क्यों रफ बनाते भैया? फ्रिक्शन होना चाहिए, नहीं तो मेरी गाड़ी तो क्या करेगी? स्लिप हो जाएगी। बारिश आने के टाइम देखो स्लिप होती है कि नहीं। तो ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंस है
ये था फ्रिक्शन की डिफाइन। क्या करती है? रिलेटिव मोशन को अपोज। फ्रिक्शन फोर्स कहां तैयार होता है? दो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में तैयार होता है। दो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तैयार होता है। तो हम लोग अभी देखने वाले ओरिजिन्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखने वाले भैया? ओरिजिन्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ओरिजिन्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहले नोट डाउन करें डिफाइन, उसके बाद में हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन्स ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन क्या है, ठीक है। किसी किसी को ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, ठीक है। ओरिजिन की क्या कारण है, लोगों को क्या लगता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग रोड को देखते हैं, इतना स्मूथ दिखता है कि नहीं। जैसे कि ये बोर्ड आपको स्मूथ दिख रहा है वहां से, लेकिन मैं जब भी यहां से झांक के देखूं ना, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें हेल एंड टेल पार्ट्स है। हेल एंड टेल मतलब ऊपर नीचे बहुत माइक्रोस्कोप लाऊंगा। पता है ना बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप, छोटी चीज देखने का मशीन होता है माइक्रोस्कोप, और दूर की चीज देखना है तो टेलीस्कोप होता है। पता ना, फिजिक्स में पता होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा, तो मैंने देखा ये सरफेस कुछ ऐसे सरफेस है भैया। ओके, हमारा जो रोड है समझो ऐसे है, मतलब वो बहुत छोटी चीज है, मतलब आंखों से नहीं दिखाई देगी। जैसे हमने देखा हमारा जो टायर है, ये भी यहां पे कांटेक्ट हो रहा था ऐसे, बाद में यहां कांटेक्ट हो रहा था, बाद में यहां कांटेक्ट हो रहा ऐसे, ठीक है। हेल एंड टेल बोलते इसको, हेल एंड टेल। क्या होगा मालूम है क्या? ये जो पार्ट्स है, अगर इसमें जाता है मेरा, ये ऐसा पार्ट्स है, और ये पार्ट्स मेरा जाके ऐसे फंस जाता है, कभी कभी फंसता है ना ऐसा, तो इंटरलॉकिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग होना। ये इंटरलॉक हो गया है समझो, ऐसे जाके फंस जाना समझते हो ना, किसी चीज में फंसते हैं। तो इसके कारण क्या होता है भैया? फ्रिक्शन तैयार होता है। क्या बोल रहा? अगर रफ सरफेस रहा, रफ सरफेस के हिल एंड टेल ऐसे पार्ट्स होते हैं। मेरा रोड का जो के ऊपर चलने वाली जो टायर है, वो भी रफ सरफेस है। उसमें जाने के बाद उसका कांटेक्ट आएगा, तो इंटरलॉकिंग होगा, उसका इंटरलॉक होगा, ऐसे फंस जाएंगे। फंसने के कारण क्या होगा भैया? वो गड्डी आगे जाने के लिए अपोज होगा। गड्डी आगे जाएंगे ना, तो उसको अपोज करेगा, तो यहां से फ्रिक्शन तैयार होता है, ऐसे लोगों का मानना है। सही है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन भैया ये यही कारण नहीं है। अगर इस रोड पे इस पे मैं पॉलिश करूं, और पॉलिश करने के बाद सरफेस को ऐसे स्मूथ करूं, ठीक है। अब स्मूथ करने के बाद मेरी गड्डी चल रही है, गड्डी का ये टायर चल रहा है, ऐसे आगे चल रहा है। तो ये स्मूथ करने के बाद भी इसका जो सरफेस जो है, जो कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, कांटेक्ट में आएगा, तो ये स्मूथ होने से इसका प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा सरफेस आ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने से क्या होगा? इसके कांटेक्ट में आएगा, इस रोड सरफेस से ये जो टायर है इसके कांटेक्ट में आएगा भैया। अगर सेम मटेरियल का अट्रैक्शन हो, देखो सेम मटेरियल का अगर अट्रैक्शन है ना, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट मटेरियल का कांटेक्ट हो, डिफरेंट मटेरियल अट्रैक्शन हो, क्या हो? अट्रैक्शन हो, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है आपको? एडिसिव फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे दो मटेरियल का अट्रैक्शन हो रहा है, किसका? टायर का और रोड का, अलग डिफरेंट मटेरियल, तो यहां पे एडिसिव फोर्स लगती होगी। तो इस एडिसिव फोर्स अट्रैक्शन, जैसे कि मेरा मार्कर है, सही है भैया, और ये बोर्ड है, अलग मटेरियल है, इसका अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? देखो ये अट्रैक्ट कर दिया, इस इंक मॉलिक्यूल को इस व्हाइट बोर्ड ने अट्रैक्ट किया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? एडिसिव फोर्स। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के पास लेके जाओ, देखो एक दूसरे को चिपक के बड़ा एक ड्रॉप बनता है कि नहीं भैया? तो ये अट्रैक्शन होने के कारण भी आपका यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और इसके कारण मैं रोड को आगे लेके जाऊंगा, तो ये यहां पे होगा फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन होने के क्या क्या ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ये भी हो सकता है एडिसिव फोर्स के कारण हो सकता है, या कोहेसिव फोर्स के कारण हो सकता है। जैसे पानी के ऊपर पानी की लहरें जा रही है, तो कोहेसिव फोर्स, देखो होता ना समंदर में, नीचे की लहरें बहुत स्लो होती है, ऊपर की लहरें बहुत फास्ट जाती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे का पता है ना, फ्रिक्शन बढ़ता है, तो ये कोहेसिव फोर्स हो गया। और एडिसिव फोर्स यहां पे रोड पे लगा सकते हैं हम लोग। तो यहां पे वही ओरिजिन नहीं है, लोग मानते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से
अगर आप लोग मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से अगर देखोगे तो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस एंड एक्चुअल कांटेक्ट जो होता है उसके अंदर जो फ्रिक्शंस होता है वो कोई भी हो सकता है और एडिसिव फोर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे आपने कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया और कौन से नहीं है। मेरी बात समझ में आती होगी मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को दोनों मटेरियल मतलब यहां पे फ्रिक्शन होता है और यहां पे नहीं होता है, होता यहां पे भी फ्रिक्शन होगा, लेकिन स्मूथ सरफेस रहा ज्यादा तो फ्रिक्शन कम होता है। ये बात सही है, ठीक है ना। तो ये आपको नोट डाउन करना है। मैं ज्यादा यहां पे डिटेल्स में नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है। तो यहां पे ये बात समझ में आ रही है कि हेल एंड टेल में कम कांटेक्ट आता है, लेकिन यहां पे प्रेशर बढ़ता है भैया, ठीक है ना, कम कांटेक्ट होता है। लेकिन स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, एरिया कांटेक्ट बढ़ता है, एरिया ज्यादा बढ़ता है। एरिया बढ़ने से उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना भैया। अगर कोई पॉलिश सरफेस हो तो इसका हेल एंड टेल के कारण क्या होता था, हेल एंड टेल के समझे रोड है और ये हमारा टायर है, देखो इतना और इतना, यहां पे सरफेस ओनली कांटेक्ट में आ रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, पूरा सरफेस जितना भी रोड पे है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स यहां पे अट्रैक्शन में आ रहे हैं, और अट्रैक्शन में आने के कारण यहां पे एडिसिव फोर्स ज्यादा लगेगी। या एडिसिव फोर्स होती है अट्रैक्शन वाली फोर्स। अगर ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन में आ गए तो एरिया ज्यादा बढ़ गया तो इसका क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा आगे लेके जाने, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है। तो इसीलिए क्या करते हैं पता है क्या, जैसे कि छोटे छोटे छेरे डालते हैं, पता है ना, कोई इसमें ज्यादा कांटेक्ट नहीं आना चाहिए इसलिए यहां पे छोटे छोटे ऐसे स्पीयर डालते हैं। क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आना चाहिए। साइकिल के वहां पे क्या गड्डी होती है अपनी, वहां पे पता है ना, ये बीच में ऐसे यहां पे बेरिंग, इसके अंदर में क्या छेरे होते हैं छोटे छोटे छोटे। क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि एरिया कांटेक्ट कम आए और कम फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन कम हुआ तो भैया आपकी एनर्जी बचेगी, नहीं तो ज्यादा एनर्जी लगने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से है, क्या क्या है, डिटेल्स में पढ़ने वाले, नोट डाउन करें क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा लॉज है, लॉज इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इसके बाद में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बात करने वाले। अब देखो यहां पे मेरे पास ब्लॉक, एक वुडन का ब्लॉक ले लिया, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये इस फोर्स को कहते हैं अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। थोड़ा सा खींचा ऐसे हल्का सा, जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ये है, उसको हल्का सा खींचा ऐसे, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा खींचा, वही जगह पे है, खींचने की कोशिश करो तो भी वही जगह पे, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा रहा था मैं, वो अपने ही जगह पे है। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है विच बैलेंस कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, क्या करेगा, अप्लाइड। मतलब जैसे आप खींच रहे हैं ना तब इधर एक फोर्स लगती है, उसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कब बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी। ये फ्रिक्शन फोर्स है भैया, किसी के ऊपर अगर मैंने रिलेटिव मोशन होगा तो एक फोर्स होती है इधर, कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो ये लग रही, मैं खींच रहा हूं इधर, पहले लगाया मैंने 1 न्यूटन फोर्स, कुछ नहीं, ये जगह पे रही, रेस्ट पे रही चीज। मैंने 2 न्यूटन लगाया तो भी रेस्ट पे है, 3 न्यूटन लगाया तो भी रेस्ट पे है भैया, ठीक है, 4 लगाई तो भी, 5 लगाई तो भी। अब 5.1 भी लगाया तो वो आगे बढ़ रहा था। मतलब भैया इसके पास अप्लाइड फोर्स से, हमारी जो अप्लाइड फोर्स है भैया ये छोटी है, किससे, हमारी जो अप्लाइड फोर्स है ये फ्रिक्शन से कम है। इस चीज में क्या है, फ्रिक्शन से कम है या इक्वल टू है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या है, इक्वल टू, ये दोनों फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है भैया, ठीक है ना, ये छोटा ये अब दिख रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब मैं खींच रहा हूं 1 न्यूटन लगा क्योंकि ये बड़ा है, इसकी लिमिट है भैया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के पहले आप कितनी भी फोर्स लगाओ, इसके पहले वाली, मतलब 1 न्यूटन लगाई कुछ नहीं, 1.2 लगाई, 5 लगाई, 7 लगाई, 1.1 लगाओ, 2 3 4 5, यहां तक या 5 तक ये ब्लॉक अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला है। वो बोलेगा नहीं भैया तू फोर्स लगा रहा है लेकिन तेरे फोर्स से मेरी फोर्स ज्यादा, जैसे कि मैं हूं खुद, मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स है और कोई बंदा मुझे ऐसे 1 न्यूटन से खींच रहा है तो मैं अपनी जगह पे रहूंगा यार। 2 लगाएगा, 50 लगाएगा तो भी अपनी जगह पे रहने वाला हूं, मैं हिलने वाला नहीं हूं बिल्कुल। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट पे हो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस कर रहा है किसको, जो आपने अप्लाइड फोर्स है, व्हेन बॉडी इज स्टैटिक, तब बॉडी आपकी स्टैटिक रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, अपने ही जगह पे रहेगी, अपने औकात पे रहेगी उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है।
ऑल इज वेल है। हाँ, अगर आपका फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये चीज मतलब 5.1 न्यूटन फोर्स जैसे होगा वो चीज मोशन में आएगी, और मोशन में आई तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहना है। क्या कहना भैया? हम लोग इसको क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। आगे बढ़ने हम लोगों को। अब देखो, एक लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, एक वर्ड है आपके इसमें, कौन सा भैया? लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन नाम की एक चीज है। उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में, है ना? अब बोलना पड़ेगा ना भैया, ऑफ फ्रिक्शन। चलो, इसका मतलब क्या समझा दो। देखो, एक लिमिट है। क्या, कितनी लिमिट है आपकी? लिमिट है भैया इसकी 5 न्यूटन। ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं इसको। और क्या नाम है सर? क्या क्या नाम बता रहे हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं उसको। कैसे सर, बताओ। देखो, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर इसकी लिमिट कितनी है? 5 न्यूटन की। मैंने लगा दिया भैया यहां पर 1 न्यूटन फोर्स लगा, खींचा। तब ये नहीं, क्या 5 न्यूटन फोर्स नहीं लगा पाता, ये लगाएगा लिमिटिंग फोर्स 1 ही न्यूटन फोर्स लगाएगा। बात को समझो। है मेरे पास 5, अरे मुझे कोई बंदा, मेरे पास तो समझो, एग्जाम्पल पकड़ो कि मेरे पास तो फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूटन फोर्स है, मुझे अगला वाला 2 न्यूटन से खींच रहा है, मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा के मैं इधर जाऊं क्या? नहीं ना। मतलब मुझे वो इतना लगा रहा उतना ही फोर्स लगाऊंगा। वो मुझे खींच रहा था 10 न्यूटन से तो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा। वो मुझे खींच रहा है 50 न्यूटन तो 50 लगाऊंगा। समझे क्या? उसने मुझे 80 न्यूटन से खींचा है तो मैं 80 न्यूटन ही फोर्स लगाऊंगा। मैं क्यों 100 लगाऊंगा? है मेरे पास 100, बात सही है, लेकिन जो मुझे खींचने वाला जो आदमी है उसने कितनी न्यूटन फोर्स लगाई उतनी ही मैं लगाऊंगा ना। मतलब मैं सेल्फ एडजस्ट कर रहा हूं, एडजस्टमेंट है। मेरे पास तो है 100 न्यूटन फोर्स, सही बात है, 100 न्यूटन है, लेकिन मुझे कितना फोर्स लगाना है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स। उतनी जितनी अप्लाइड फोर्स करेगा वो बंदा, उतना मैं सेल्फ एडजस्ट करते रहूंगा। फालतू की मेरी न्यूटन क्यों फोर्स खर्च करूंगा भैया? अगर ज्यादा खींचूंगा तो उसको भी लेके इधर जाऊंगा मैं। अरे उसने 10 न्यूटन लगाए, मैंने 100, तो जूम मैं इधर आ जाऊंगा ना पीछे। मुझे पीछे नहीं आना, मेरी जगह पे खड़े रहना है। बात को समझो भैया। तो ये सेल्फ, उसने 2 न्यूटन फोर्स लगाई तो आप लोग 2 ही न्यूटन सी फोर्स लगाएगा। उसने 3 लगाई तो ये 3 लगाएगा। इसने 4 लगाई तो 4 न्यूटन लगाऊंगा। उसने 5 लगाई 5 न्यूटन। अब खींचने के बाद ये बोलेगा भैया मेरी ताकत खत्म हो गई है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तू खींच, कितना खींचना है? वो खींच रहा है तो वो बोलेगा अब बस 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 यार मेरी ताकत खत्म हो गई, वो भी चला जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी? मतलब इसने 1 न्यूटन लगाया, इसने बोला है तेरे पास 1 न्यूटन है, मेरे पास भी है, चल रुक। ये बोलेगा चलो 2 न्यूटन, तो ये बोलेगा 2 न्यूटन क्या, ठीक है मेरे पास 2 न्यूटन है भैया। इसने 3 लगाई, ये बोलेगा 3, रुक यहीं पे रखने देते, इसे रेस्ट पे रहने देते उसको। 4 तो 4 लगाएगा, 5 लगा। अब 5 के बाद जैसे ही खींचना चालू हो गया वो बोल रहा है भैया अब मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, मत खींच भैया, मत खींच, छोड़ दे मुझे, बचा ले भैया। कौन बोलेगा? ये बोलेगा। तो ये है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लिमिट है इस फोर्स की कितनी? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के बाद वो इसका कन्वर्जन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन में। मेरी बात समझ में आएगी भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जो रेस्ट पे रहता है अप्लाइड फोर्स करने के बाद भी, है ना, अगर वो इसके बराबर है तब तक वो रेस्ट पे रहेगा, तब तक रहेगा, है ना। इतना फोर्स लगाने से कुछ फायदा नहीं, इतना लगाओगे तो भी रेस्ट। इसके बाद में गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन में वो चीज चली जाए। उसके लॉज क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के, हम लोग धीमे धीमे एक एक चीज देखने वाले। सबसे पहले देखो, कोई भी बॉडी रही, ठीक है, कोई भी चीज रही, तो वो जो चीज है वो सबसे पहले आप लोगों को इसको कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू है और आपको दिखाई नहीं। देखो ये ब्लॉक है भैया, इस ब्लॉक को रखा मैंने ऐसे, इसका वेट होता है नीचे mg, मास है m इसका नीचे, पता है ना। उसके ऊपर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, नॉर्मल, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस अर्थ पे, ग्राउंड पे, वैसे अर्थ मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाती है और ये फोर्स इक्वल है, इसलिए मैं खड़ा हूं, नहीं तो मैं तो अंदर जाता था दलदल में। देखो दलदल नहीं, क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इतना नहीं लगा सकती, तो मैं अंदर जा सकता था, समझे क्या। मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर फोर्स, अप्लाइड फोर्स कहते हैं, कैपिटल एफ, तब लगता है फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से फ्रिक्शन दिखा रहा हूं। मतलब ये जो फोर्स है ये स्टैटिक है, अभी रेस्ट पे है,
तो इससे हम लोगों को लॉ बनाने हैं। कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन के 3 लॉज है। इसी चीज से 3 लॉ कौन से बनेंगे? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 लॉ की तरफ। कौन सा लगाएंगे? सबसे पहला लॉ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन पे स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो नीचे वेट है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट आ रहा है मेरा, ये इस ब्लॉक का और ये सरफेस का, भैया इस सरफेस लगा रहा है इसके ऊपर नॉर्मल, ये ब्लॉक लगा रहा है नीचे mg, तो ये कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? इस नॉर्मल के ऊपर डिपेंड है। कितना कांटेक्ट आने देना है और कितना नहीं है, ये डिपेंड करता है नॉर्मल। तो ये इस कांटेक्ट के कारण तो फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया, इसके ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा कांटेक्ट आएगा, जितना ज्यादा नॉर्मल, उतना ज्यादा वो नीचे चीज ऐसे पकड़ के रखने वाली है। सही है ना? ऐसे यहां पे तो ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे? इसका कांटेक्ट कितना आ रहा है ये डिसाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रखना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिख सकते हैं, आपके वर्डिंग में ये वाला है, यहां पे उसी वर्डिंग पे लिख सकते हैं, है ना? जो वर्ड है वही इस्तेमाल करो। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको कैसे कहते हैं? एक लिमिट कितनी इसकी, मैंने जैसे 5 न्यूटन बोला था ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिमिटिंग आप लोगों को लिखना है तो इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखने से लिमिटिंग लिखो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ, है ना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। किसके साथ? इस कांटेक्ट के साथ। ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट इसके साथ, है ना, वर्ड में लिखना पड़ेगा। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 सरफेस ऑफ कांटेक्ट, 2 सरफेस कांटेक्ट के बीच में। पहला लॉ हो गया यहां पे। इसको भैया आप लोगों को इक्वल टू रखना है, तो कांस्टेंट टर्म रखना पड़ती है। हम लोग लिख रहे म्यू यस, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल कौन सा है उसकी आप लोगों को एक टेबल दिया है बुक्स में, नॉर्मल। किसी ने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो F/L/N बनता है। भैया ये हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स नाम का चैप्टर इसमें यूज करना है 12th में, ध्यान रखना है। F/L/N कौन है? ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी भैया, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स जैसी चीज है। न्यूटन न्यूटन कैंसिल होते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ना है हम लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा लॉ क्या है? ये फर्स्ट लॉ हो गया भैया, दूसरा लॉ क्या है? मैंने बोला क्या बनाएंगे दूसरा लॉ, तो लॉ बनाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए, है ना? तो ये जो अपरेंट एरिया है भैया, इस कांटेक्ट ऑफ अपरेंट जो एरिया है, इसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। एरिया के ऊपर कैसे है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता एरिया पे। मतलब मुझे ये बताना है, अगर आपका मास सेम हो, जैसे कि यहां पे मैंने 10 kg लिया है, ठीक है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं, वही 10 kg का मास है लेकिन एरिया ज्यादा है, ठीक है? तो इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो हमारा फोर्स जो है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इंडिपेंडेंट अपरेंट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है? ओके, अपरेंट एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। अपरेंट एरिया ज्यादा भी रहा तो आपका लिमिटिंग जो फोर्स होगा वो दोनों के लिए सेम होगा भैया। एरिया बढ़ने दो, अपरेंट एरिया से कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिखने को कुछ भी दिख सकता है लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं। दूसरा लॉ है। तीसरा जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये डिपेंड करता है क्या? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द मटेरियल पे करता है। किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड नेचर भी बोलो। मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखो सेम ब्लॉक है, ठीक है, इसको ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया मैंने। आपका ये जो लिमिटिंग फोर्स है यहां पे भैया, ये है समझो वुड से बना वाला, और वही है भैया सेम टू सेम। ये किससे बनेंगे? चलो ग्लास से बना वाला, जो भी बोलना है बोल लो। तो यहां पे भैया इसका मटेरियल देखो, वुड है, ये ग्लास है, फोर्स सेम है, दोनों टाइम पे फोर्स सेम है भैया, सेम है। मतलब यहां पे 10 न्यूटन है,
और यहां पे भी 10 न्यूटन है। तो भैया इसका नेचर, इसका मटेरियल अलग होने से इसकी लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये इसका कांटेक्ट ऑफ जो फोर्स है, जो कांटेक्ट इसके अंदर का, वो बदल जाता है। ये कांटेक्ट पे डिपेंड है कि नहीं है। तो पहला लॉ क्या है भैया आपका, लिमिटिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो रहा है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है नॉर्मल पे। क्यों, मैंने बता दिया। एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। एरिया दिखने को कितना दिख रहा है इसको इंपॉर्टेंस है। हां, डिपेंड करता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ग्लास है का उड़े या मार्कर यूज कर रहे हैं, ये मार्कर हमारा, तो और इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये थे स्टैटिक फ्रिक्शन के 3 लॉ। कितने लॉ है? 3 लॉ। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो ब्लॉक है भैया, ये लिमिट फ्रिक्शन जो है जिसकी 5 न्यूटन के ऊपर अगर आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब 5 न्यूटन तक कुछ नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा था हमने। अब क्या कर रहा हूं, 5.1 न्यूटन भी अप्लाई किया तो जस्ट वो क्या होगा, ऐसे स्लाइड होगा, जस्ट ऐसे भागेगा, दौड़ेगा। उस कंडीशन पे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे भैया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने तो बता दिया आप लोगों को कि स्लाइड होना, बस जस्ट स्लाइड होना चाहिए। ये देखो फोर्स लगा दिया, ये फ्रिक्शन लगेगा हमारा, तो ये चीज यहां से मोशन करेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन था हमारा यहां पे 5 न्यूटन, याद है ना। तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस किया मैंने, 5.1 न्यूटन फोर्स लगाया, जस्ट मोशन में होगी, तब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड होगी। स्लाइड की बात कर रहा हूं, रोलिंग नहीं, स्लाइड। रोलिंग अलग है, मतलब स्लाइड मतलब ब्लॉक, ये स्लाइड हो सकता है ऐसे, इसको स्लाइड कहता है, ठीक है। इसके भी 3 लॉ है। पहला लॉ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे आप, ये मुंह हो रही है ना, मुंह है तो एफ के लिखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। सेम पहले जैसी है, रूल पहले जैसी है, एम जी है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट बिटवीन द 2 सरफेस के बीच में, 2 सरफेस। तो यार इसको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो म्यू लिखेंगे लेकिन के लिखेंगे। ये कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्लाइड जहां पे हो रही चीज, स्लाइड होना समझते हो ना, ये स्लाइड हो रहा है, जूम, जैसे कि ये मार्कर स्लाइड हो रहा है, ये है ना, ये रोलिंग हो रहा है एक्चुअली, बुक जैसी चीज होना चाहिए है ना, यन। तो म्यू के निकालना है तो सिंपल एफ के बाय म्यू यन। और इसको बोल सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा लॉ क्या था, याद है आप लोगों को? इसके एरिया ऑफ कांटेक्ट और एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, या एक्चुअल एरिया जो भी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं, पहले जैसे लॉ। थर्ड लॉ भी है, डिपेंड करता भैया, है ना, डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर है? इसके मटेरियल के ऊपर। कौन सा मटेरियल, ग्लास है क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड नेचर, सरफेस कैसा है कैसा नहीं, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड। फोर्थ एक लॉ है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं है। क्यों नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो। अरे सिंपल बात है, ये रेस्ट पे है, अब ये मोशन आ रही है, मोशन आ रहा है मतलब इसको v मिल रही है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मिल रही है। तो वेलोसिटी के लिए एक लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? तो बनेगा यहां पे। और ये जो वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। मतलब वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। मतलब वेलोसिटी पे भी, वेलोसिटी पे कैसे है भैया? ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है। समझे? इसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, भले उसके 5 मीटर पर सेकंड हो या 10 मीटर पर सेकंड हो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। समझे? ऑल इज वेल। ये तीनों लॉ और इसकी डिफाइन थी। ये हम लोग अभी रोलिंग मोशन की बात करेंगे कि रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन ये होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं भैया, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है भैया? अभी तक हमने ब्लॉक इस्तेमाल किया था स्लाइड होने के लिए, ब्लॉक याद है ना, ये जो ब्लॉक था ना, ये इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे। अब हम लोग ने क्या, किसी गड्डी का चक्का इस्तेमाल करने वाले हैं। गड्डी, हाँ ये। तो ये जो है ना, ये गड्डी का चक्का, आप लोग देखते होंगे ये ऐसा मूव करेगा,
सही है ना। और ये आगे जाएगा, आगे गया तो यहां का ए जो पॉइंट था वो यहां आएगा, और यहां बी था तो बी ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? मोशन कर रहा है इसलिए सही है। तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि ये रोलिंग करना चाहिए। इन कॉन्टैक्ट व्हेन बॉडी इज रोलिंग ओवर, मतलब इस सरफेस पे ये कॉन्टैक्ट करे, लेकिन इसका सरफेस है ना भैया हमेशा चेंज होता है। इसका जो था ना वही सरफेस रहता था, और इसका सरफेस देखो ये जो है ना ये सरफेस चेंज नहीं करता है, अपना सरफेस को कंटिन्यूअसली वही रहने देता फ्रिक्शन होने में। यहां पे क्या है, जो कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स जो हो रहा है, कभी यहां 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 होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, चेंज होता है। मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इज कॉन्टैक्ट व्हेन द बॉडी इज रोलिंग ओवर द अदर कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो रोल हो रही है, रोल होना, जैसे ये मार्कर रोल हो सकता है। देखो इसका जिस चीज का कांटेक्ट चेंज होना चाहिए, देखो सरफेस का यहां कांटेक्ट, अलग अलग जगह पे कांटेक्ट हो रहा है, तब ऐसी कोई चीज अगर रोल होती है, रोल मतलब वही चीज होती है यार, है ना, इसी को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हम लोग इस फ्रिक्शन को कम करने में क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं है, ये बात करने वाली है। और सबसे मेन बात है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन ये ग्रेटर देन है भैया काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन ही हमारे रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फ्रिक्शन ज्यादा है ना भैया, ये हिलने ही नहीं दे रहा, ये फ्रिक्शन थोड़ा कम है। सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि कांटेक्ट ऑफ फोर्स कम होता है, या वो चीज न्यूटन्स लॉ भी यहां पे थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे बोलना करेक्ट नहीं होगा एकदम एक्यूरेट, लेकिन कोई चीज मोशन में, ये मोशन में कंटिन्यूअस है तो अपोज कम होगा भैया। योर बॉडी इज ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन है, तो मोशन में रह रही है, तो इसलिए इसका फ्रिक्शन कम भी होता होगा, ठीक है ना। इसका भैया जगह पे, रेस्ट पे, तो इसलिए इनर्शिया बढ़ता होगा उसका, इसके कारण वो चीज अपनी ही जगह पे रह रही है, तो इसका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, इससे थोड़ा कम, इससे सबसे कम वाला रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है दुनिया में। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। एंड देखने वाला है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मेथड कैसी होगी रिड्यूसिंग की। एडवांटेजेस क्या है भैया, हम लोग जो चलते हैं ना रोज के जीवन में, हम लोग चल रहे एक गांव से दूसरे गांव, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी, क्यों चल रहे भैया? फ्रिक्शन है इसलिए चल पा रहे हैं। मतलब वी कैन वॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट, हमारे पैरों में और जमीन में, इन दो सरफेस में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स आ रहा है, इसके कारण फ्रिक्शन हो रहा है भैया। मेरा फोर्स आगे, मेरा फ्रिक्शन पीछे। दूसरा, वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट हैंड, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया। ये जो फ्रिक्शन है ना स्टैटिक फ्रिक्शन है, नहीं तो ये रुक नहीं पाती, ये तो भागती रहती फिर कहीं पे भी, तो हम लोग इसको होल्ड कर पाते, पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट है ब्रेक्स ऑफ व्हीकल के ब्रेक छोड़ दो, साइकिल तो चलाते हो सभी बच्चे ने चलाई हो छोटे बचपन में, तो उसके घुटने होते हैं पता है आप लोगों को, तो वो क्या करते हैं? उसको पकड़ के होल्ड करके रखते हैं, वहां पे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके कारण तो हम लोग मतलब रोकते हैं उसको, ऐसे चलती गाड़ी है उसको रोकना, ऐसे देखो घुटने साइकिल के, उसके कारण ही हमारी साइकिल हम लोग कहीं पे भी रोक सकते हैं, उसकी स्पीड स्टॉप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद में छोटे मंकी ऐसे 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 पैर से चढ़ता है, हाथों पैर से, फ्रिक्शन है भैया। अगर फ्रिक्शन ना होता मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए हम लोग ऊपर जा पाते, या डोरी के ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ता है ना हम, तो वो इसके कारण ही चल रहा है। डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, मतलब मेरी जो स्पीड है, मैं बहुत भागना चाहता हूं लेकिन मुझे फ्रिक्शन भागने ही नहीं देता इतने जोर से, नहीं तो मैं तो गड्डी के हिसाब से भागता था, टू व्हीलर की 40 की स्पीड मेरी 40 की, गड्डी की 50 मेरी 50, लेकिन फ्रिक्शन नहीं चलने देता हम लोगों को। फ्रिक्शन प्रोड्यूस द हीट भी करता है, जैसे कि आप लोगों ने जो गड्डी का इंजन देखा होगा उसमें होता है पिस्टन नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा करता है, और इसके कारण होती हीट पैदा, और हीट पैदा होने से हमारा इंजन नहीं क्या भैया खराब हो सकता है, इसलिए गड्डी खड़ी करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा दूर जाने तो बोलते गड्डी को रोक देते यार थोड़ा, क्यों? क्योंकि इंजन हीट होता है ना, तो थोड़ा साइलेंट होना चाहिए, है ना। इट आल्सो प्रोवाइड नॉइज भी आता है। फिर उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजिन्स कंज्यूम द मोर फ्यूल ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, मेरा गड्डी का एवरेज कम होता है, पता है ना। टू व्हीलर के चक्का छोटा है तो एवरेज ज्यादा होता है। अगर गड्डी टू व्हीलर देखते हो ना ऐसा बड़ा बड़ा होता है, इसका भी चक्का देखा हो ना, टायर, तो उसका नहीं क्या एवरेज कम होता है, 10-12 का एवरेज होता है, और 20 का हो सकता है। हमारी जो गड्डी होती है 50 का भी दे सकती है, जो छोटी गड्डी होती है
स्प्लेंडर गिलेंडर गाड़ी चलाते होगे तो भैया इंजन के इस पे फ्रिक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। फ्रिक्शन होने से हमारा इंजन कम एवरेज देता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यूज ऑफ लुब्रिकेंट। मतलब देखो हमारी साइकिल खराब हुई तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देखो चेन होती, चेन वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग ने क्या ऑयल डालते हैं, याद है आपको? डालते हैं कि नहीं साइकिल पे? तो ऑयल डाल सकते हैं, ग्रेस हो सकता है। या हमारे गांव में अगर रूरल एरिया के बच्चे तो है ना, बैलगाड़ी बोलते उसको, बैलगाड़ी ने होती ना वो चक्की को, वहां पे ने क्या ऑयल डालते हैं, पता है आपको? ब्लैक कलर का होता है, याद है? उससे फ्रिक्शन ने क्या स्मूथ होता है और हमारी गड्डी आराम से चल सकते हैं, नहीं तो आवाज आता कर कर कर, पता होना चाहिए। यूज ऑफ बॉल बेरिंग कन्वर्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग। देखो हमारी जो साइकिल होती है ना उसमें छर्रे होते हैं, पता है ना? वहां पे ये जो रॉड होता है वहां पे छर्रे डालते हैं, क्यों डालते पता है? फ्रिक्शन कम काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए, है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन सॉरी इसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। रोल क्यों? क्योंकि वहां पे छर्रे होते हैं छोटे छोटे, हर गड्डी के अंदर वहां पे छर्रे होते हैं। तो ये था भैया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 6 नंबर का चैप्टर्स, इसको कर दिया हमने एंड। तब तक बच्चों आप लोगों को शेयर करना है, पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में, सीईटी होगी, नीट, जेडब्ल्यू, हर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। लेकिन भैया एनर्जी मिलती है आपसे शेयर करने से, लाइक करने से, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करने से। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।